जय हिंद बच्चों। सो अभी तक हम वर्क एनर्जी पावर में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में कर चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, और हम उनमें से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से कर चुके हैं एक एक वीडियो लेक्चर में, जिसमें ये दोनों जो फॉर्म है ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है। तो अभी तक हम मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म्स कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन एनर्जी को कैसे कंजर्व रख सकते हैं, और कुछ एक लॉज होते हैं जो स्टेट करते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। मतलब जो एनर्जी यूनिवर्स के बनने के स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी, जितने जूल एनर्जी थी, आज भी वही एनर्जी एग्जिस्ट करती है। देयर इज नो एडिशन ऑफ दैट एनर्जी। सो एनर्जी जो सेम पहले डे थी वही दूसरे दिन है। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग देन इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन। इफ a body is at some certain height और in a bound motion, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ मूविंग टू द कंजर्वेशन of energy, which is law of conservation of energy, as it is stated that it is a law means which is valid for every situation. so ये जो लॉ है ये हर सिचुएशन में वैलिड है। ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मींस एनर्जी पूरे यूनिवर्स की सेम है। मान लेते हैं ये आपकी टैंकी है, यहाँ पे कुछ हाइट पे एक छेद किया हमने, वी मेक ए होल, और यहाँ से पानी नीचे फॉल होता है। ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे अगर पानी आके यहाँ गिरता है तो यहाँ पे जो एनर्जी है mgh वो इक्वल होगी जो लास्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी जो कि टच करने से जस्ट पहले होगी, उसके इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, यहां से एक मैक्सिमम हाइट से पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे। अब हाइट धीरे धीरे कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन जैसे ही ऊपर से कोई किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो जी एक्सेलरेशन से फॉल करता है। जी मींस उस वेलोसिटी से इंक्रीज होगा पर सेकंड में, मींस वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज। ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैसे? यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा, अगर हम देखें हमने किसी बॉल को थ्रो किया है किसी हाइट से, तो यहां पे एक बार फॉल हुआ, या तो वो बॉल इंस्टेंट रुक जाएगी, रुकते के साथ जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। आप कहोगे सर ये तो कन्वर्जन ही नहीं हो, लेकिन इस बॉल के फॉल होते ही यहाँ पे कुछ एक हीट जनरेट हुई। बहुत ही ज़्यादा हीट नहीं होगी जो हमें ऑब्जर्व की जाए, लेकिन कुछ एक हीट जनरेट हुई। मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी एट लास्ट जब पोटेंशियल जीरो होगी, काइनेटिक जीरो होगी, तो यहाँ पे हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इन द यूनिवर्स। So we can say that energy can be converted from one form to another। यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से हीट एनर्जी। ठीक है। तो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द फर्दर स्टेटमेंट, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, क्योंकि कांस्टेंट रहती है एनर्जी आपकी। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया ना कांस्टेंट रहती है एनर्जी, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ पोटेंशियल एनर्जी से, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फर्दर कन्वर्ट हो गई अपनी हीट एनर्जी में।
सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, पोटेंशियल काइनेटिक हीट। गॉट माय पॉइंट? चलो समझ गए हो? तो हम जो अभी प्रोसेस आपको बताई है उसमें कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है हमारी काइनेटिक एनर्जी में, और हम इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ये हाइट ले लेते हैं, ये एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो होगी डिक्रीज। सही है ना? नहीं, कहाँ से सही है? हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, नाउ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और एक हाइट पे जहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी, मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब इस हाइट से अगर नीचे कुछ थ्रो करते हैं तो वो हाइट क्या होगी? डिक्रीज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। नाउ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी 0 थी, फ्रॉम 0 इट स्टार्ट्स टू, यहां से देखो, इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां से इस हाइट पे देखते हैं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहां से अब ये एक हाइट मैक्सिमम एनर्जी तक जाएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स जब हाइट 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी। समझे? तो हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और हाइट डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ऊपर से पत्थर फेंकेंगे तो ये ग्राफ आप याद रख सकते हो, एग्जाम में आए तो ये बना भी सकते हो। चलो फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, कि एक पत्थर को अगर हम कुछ हाइट से फेंकते हैं, तो ये साइड में एक टेबल गिवन है, इस टेबल को आपको फिल करना है, जिसमें हाइट गिवन है, ये रही, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है, और टोटल एनर्जी निकालनी है विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 kg। नाउ इनिशियली उसको, पत्थर को ड्रॉप किया जाता है 4 मीटर से, तो 4 मीटर से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, वेयर m इज 20 kg, kg इज SI यूनिट, g की वैल्यू हम 10 कंसिडर कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इन SI, h इज 4 मीटर्स विच इज ऑल्सो SI यूनिट। सो यहाँ पे 4 2 8, 800 जूल्स, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसको इनिशियली पकड़ के रखा हुआ था फिर फेंका है, तो 4 मीटर पे इसको होल्ड किया हुआ है, तो इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। नाउ द टोटल एनर्जी इज 800 जूल्स। गॉट इट? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के टोटल एनर्जी निकल जाएगी। अब अगर इसको 3 मीटर के ऊपर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, h इज 3 मीटर्स, ये क्या हो जाएगा? 600 जूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 600 जूल्स। नाउ टोटल एनर्जी आपकी 800 जूल है, इसको 800 जूल से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल, टोटल एनर्जी 800, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी विच इज 800 माइनस पोटेंशियल एनर्जी विच इज 600, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 200 जूल्स। सो यहां पे आ जाएगा 200 जूल्स। अब इसके बाद अगर हाइट 2 मीटर्स कर देते हैं, तो जब हाइट 2 मीटर्स हो जाएगी तो उस टाइम पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgh। सो यहाँ पे 20 इंटू 10 इंटू हाइट 2, जो कि आपकी हो जाएगी 400 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी विल बी 400 जूल्स
टोटल एनर्जी आपकी 800 रहेगी, यहाँ भी 800 रहेगी, यहाँ भी 800 रहेगी और यहाँ भी 800 रहेगी। तो 800 माइनस 400 विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। अब 1 मीटर्स पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 20 इंटू 10 इंटू 1। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर जल्दी। 200 जूल्स। तो 800 टोटल, पोटेंशियल 200, काइनेटिक विल बी 600 जूल्स। ठीक है। अब जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव का मतलब होता है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 और काइनेटिक एनर्जी विल बी 800 जूल्स। ये टेबल भर दी, ये सोल्व ऐसे करना है। समझ आ गया? उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला टॉपिक करते हैं जो कि है आपका पावर। पावर, पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखो, कंसीडर करते हैं दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है। लेट अस से दे वेट द सेम, वेट दोनों का सेम है, वेट भी सेम है। वेट का मतलब है फोर्स जो कि mg है वो सेम है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप, दोनों एक रोप के ऊपर चढ़ते हैं। ए यहां से चढ़ रहा है, बी यहां से चढ़ रहा है, सेम रोप है। ठीक है। बोथ रीच ए हाइट ऑफ 8 मीटर्स, ये 8 मीटर है, दोनों 8 मीटर की हाइट पे पहुंच गए। लेट अस से ए टेक्स 15 सेकेंड, जो ए है उसने यहां तक पहुंचने के लिए 15 सेकेंड ली और जो बी है उसने यहां तक पहुंचने के लिए 20 सेकेंड ली। सो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच, दोनों का वर्क डन क्या हुआ। अब देखो वर्क डन तो अपना ये फोर्स इंटू हाइट और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg, मास दोनों का सेम है तो फोर्स मतलब मास सेम नहीं है, दोनों का वेट सेम है तो फोर्स जो हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम वेट मतलब सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स रिमेन सेम। हाइट, हाइट क्या हो गई, हाइट दोनों 8 मीटर ट्रेवल की है तो हाइट विल बी सेम। तो जो वर्क डन होगा जो ए करेगा और जो वर्क डन करेगा बी, दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों 8 मीटर चढ़े हैं और दोनों का वेट सेम है, तो जो वर्क डन है वो हो जाएगा सेम। लेकिन वर्क डन इज सेम, सही बात है। हाउएवर ए टेक्स लेस टाइम, ए को पहुंचने में 15 सेकंड लगे लेकिन बी को पहुंचने में 20 सेकंड लगे। सो हु इज मोर पावरफुल। बच्चों एक काम को करने के लिए ए बंदा बहुत ही जल्दी कर रहा है, बी स्लो कर रहा है, तो विच इज मोर पावरफुल, द पर्सन हु टेक्स लेस टाइम। सो ए जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हु हैज डन मोर वर्क इन ए गिवन टाइम, say 1 second, so A done more work per second। समझे? क्योंकि हमें वर्क जो है एक ने 15 सेकंड में किया, दूसरे ने 18 सेकंड में किया, तो पर सेकंड का जो वर्क है ए का, ये ए है ये बी है, तो पर सेकंड हर सेकंड में वर्क जो है वो ज्यादा किया है ए ने। ठीक है, तो पावरफुल कौन होगा, ए। समझ गए? चलो फिर इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपना वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क को डिफाइन नहीं करते, पावर को डिफाइन करते हैं, जो कि होगा पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। नाउ फॉर मोर पावरफुल व्हीकल, जो मोर पावरफुल व्हीकल होते हैं, जैसे छोटी गाड़ी ले ले स्प्लेंडर, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं हम आपके पल्सर। तो मोर पावरफुल कौन सा व्हीकल है जो कि आपका कम सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है। गाड़ियों में हम देखते हैं कि 100 मीटर कौन जल्दी ट्रेवल कर सकता है, कुछ गाड़ियां 8 सेकंड में ट्रेवल करती हैं, कुछ 10 सेकंड में, कुछ 12 सेकंड में। तो पावरफुल कौन हुआ, जो कम टाइम में ट्रेवल कर पा रहा है। तो ए मोर पावरफुल व्हीकल कैन डू सर्टेन वर्क, 100 मीटर सेम सबके लिए, और ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन लेस टाइम, जो लेस टाइम में ट्रेवल करेगा वो मोर पावरफुल है। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, पावर कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम।
इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज आल्सो अ फॉर्मूला ऑफ पावर। तो ये हो गया पावर। इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, कहीं आगे नहीं लिखा है। एसआई यूनिट क्या होगी पावर की, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। कितने वाट का बल्ब है, जो पहले बल्ब आते थे वो आते थे 100 वाट के, अब एलईडी आती है 9 वाट, 11 वोल्ट, 11 वोल्ट। एक होती है वोल्ट जो कि आपकी यूनिट होती है पोटेंशियल की, जो आप आगे 10th क्लास में पढ़ोगे। ये है वाट, ये है यूनिट पावर की। वोट के ऊपर और क्या क्या यूनिट होती है, किलो वोट होती है, किलो का मतलब होता है 10 to the power 3 और वोट। फिर मेगावाट होती है, मेगावाट होती है 10 to the power 6 वोट। फिर गीगावाट होती है, गीगा का मतलब 10 to the power बताओ 9 वोट। यहां तक ही आपके मोर देन सफिशिएंट है। तो वोट की हायर यूनिट हो गई ये, ठीक है। इन सबको आप लिखते चलो, दोबारा रिपीट नहीं होगा, वीडियो को स्लो कर लो फिर लिख लो। अब हम आगे एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं एवरेज पावर, कि किसी भी एक टाइम इंटरवल में जो एनर्जी एक किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ने कंज्यूम करी, तो कितनी पावर एवरेज इन टोटल उस टाइम इंटरवल में होगी। सो एवरेज पावर विल बी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लेते हैं 1 घंटे में एक बल्ब ने आपकी एनर्जी कंज्यूम करी 5 जूल्स, तो उसकी पावर क्या होगी, 5 जूल डिवाइड बाय 1 आवर। आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड इज एसआई यूनिट। तो पावर को हम यहां से निकाल सकते हैं। चलो अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हॉर्स पावर जो है वो आपकी यूनिट होती है पावर की, ठीक है। तो हॉर्स पावर को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाट में, ये आपको सर्च करना है और ये आपको लेके आना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट करते हैं। कमर्शियल यूनिट जो होती है, जो घरों में मीटर लगा होता है, उसमें जो आपकी यूनिट आती है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, वो आपकी कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। अब उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कभी पढ़ा है? मीटर के ऊपर जो डिजिटल लिखे आते हैं उसके पीछे लिखा होता है किलो वाट आवर। ये एसआई यूनिट है आपकी कमर्शियल एनर्जी जो कंज्यूम करी है उसकी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, देखो पावर जो है, पावर की यूनिट क्या है, किलोवाट एक पावर की यूनिट है। फिर यहां पे वर्क जो कि जूल जो एनर्जी होती है अपॉन टाइम। तो ये एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी लिख लीजिए चाहे वर्क, किसके इक्वल होगा, टाइम की यूनिट हम बड़ी यूनिट ले लेते हैं आवर। तो किलो वाट आवर इज आवर यूनिट ऑफ एनर्जी, गुड। तो किलोवाट आवर आपकी एनर्जी की यूनिट हो गई। और कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है, उसकी कुछ पावर की यूनिट होगी। मतलब जो कोई भी डिवाइस होता है वो कितनी पावर का है वो उस पर लिखा रहता है इतने वाट का। मान लो 100 वाट का बल्ब है, तो उसको कितने घंटे के लिए आपने चलाया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी यूनिट। और 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट जो आपकी कंज्यूम होती है, ठीक है। ये समझ आ गया? तो थोड़ा सा लाइन में समझ लेते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कमर्शियल यूनिट क्या है, किलो वाट आवर। अब हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर मीन्स एन एनर्जी, वो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कंज्यूम करी है, जिसका रेट मतलब पावर, एनर्जी कंजम्पशन का जो रेट है वो पावर है, जिसका रेट है 1000 जूल्स पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी पावर। और 1 आवर में देख रहे हैं जो कि हो गई आपका टाइम। तो एनर्जी क्या हो गई, 1000 इंटू 3600, दिस इज क्या हो गए, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स and 1 minute is equals to 60 seconds. So 60 into 60 seconds will be our ये unit. So 1000 रेट था और 3600 is our
टाइम। सो टोटल क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। चलो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज ड्यूरिंग ए मंथ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट, कि आपके मीटर में कितनी यूनिट आई है, और जो एक यूनिट है उसका मतलब है 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, मीन्स 1 किलोवाट आवर में आपकी एक यूनिट निकलती है मीटर की। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। सो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट, 2 गर्ल्स हैं जिनका वेट है 400 न्यूटन ईच, क्लाइम्स अप अ रोप, एक रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं, हाइट 8 मीटर्स, दोनों 8 मीटर की हाइट पे चढ़ेंगे। वी नेम वन ऑफ द गर्ल, एक जो है वो ए हो गई और दूसरी क्या है बी हो गई। तो एक का नाम ए हो गया, बी का नाम बी हो गया। अब गर्ल ए टेक्स, ये यहां से नीचे से 8 मीटर चढ़ने के लिए 20 सेकंड लेती है, लेकिन जो बी है वो आपकी 50 सेकंड लेती है। सो इट विल टेक 50 सेकंड्स टू अकम्प्लिश दिस टास्क। व्हाट इज द पावर? अब पावर क्या हो जाएगी? अब देखो दोनों का जो वेट है वो हमें मालूम है, तो पावर इज इक्वल्स टू वेट 400 न्यूटन विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 8 डिवाइड बाय टाइम, टाइम जो भी है। अब आपको सर ये क्या कर दिया, तो देखो पावर को हम लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन जो है उसको लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि उनका वेट। सो 400 न्यूटन हर एक लड़के का वेट है, डिस्प्लेसमेंट 8 अपॉन जितना टाइम लग रहा है। सो पावर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 400 इंटू 8 डिवाइड बाय, कितना टाइम लगा ए को 20 सेकेंड, और पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 400 इंटू 8 डिवाइड बाय 50 सेकेंड। इसको काट दीजिए, ये हो गया 64 वाट और ये हो गया 160 वाट। तो कौन मोर पावरफुल है, ए और बी? तो गर्ल ए इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू गर्ल बी। समझ गए? समझ आ गया तो थम्स अप करो एक, या कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। ए बॉय ऑफ मास, एक लड़के का मास गिवन है जो कि है 50 kg, रन्स अप अ स्टेयर केस, एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है जिसमें 45 सीढ़ियां हैं। ये जो है ना ये 45 है, 45 इन 9 सेकेंड, 45 स्टेप्स को 9 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाता है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, जो हाइट है हर एक स्टेप की वो 15 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होगी? टोटल हाइट निकालेंगे यहां से, क्योंकि टोटल हाइट ही अपनी टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल हाइट विल बी 15 इंटू 45 डिवाइड बाय 100, ये हो गया मीटर्स में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको देखो कहीं से कट रहा है, काट देते हैं। ये हो गई आपकी टोटल हाइट। अब हम निकालते हैं यहां से वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना है 50, 50 kg गुना में 10 इज फोर्स mg, इनटू हाइट क्या हो जाएगी 27/4, ये हाइट हो गई। यहां से निकाल लो ये हो गया आपका वर्क डन, जूल्स में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पावर क्या होगी, और 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। सो पावर विल बी इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। इसको कर लेंगे 5 3 8 1 9, कट जाएगा ये 9 से। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा वाट में। ठीक है, चलो फिर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी है। करो इसको सोल्व। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट
जो पावर है वो हो गई आपकी 60 वाट। यूज्ड फॉर 6 आवर्स, जो टाइम है वो हो गया 6 घंटे। कैलकुलेट द यूनिट, कितनी यूनिट निकालेगा ये? तो एक यूनिट में आपको पता है, या फिर हम कहें 1 किलोवाट आवर में एक यूनिट होती है, तो 1 किलोवाट आवर में इतनी यूनिट है। तो यहां से हम निकालेंगे कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 60 वाट इंटू 6 आवर्स। ये क्या हो गया? 360 वाट आवर। तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसको यहां से देखो, 360 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट डिवाइड बाय 1000 किलोवाट, 1000 वाट आवर इंटू 3600। नहीं, 2 जीरो नहीं आएंगे, एक ही जीरो आएगा। ये कैसे हुआ? देखो यहां पे 1000 वॉट आवर जो है वो एक यूनिट निकाल रहे हैं, तो 1 वाट आवर जो है वो आपका निकाला गया 1 यूनिट डिवाइड बाय 1000, और हमारे पास 360 वॉट आवर्स एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो 1 इंटू 360 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 0.36 यूनिट्स, इतनी यूनिट निकालेगा ये बल्ब। समझ गए? एक बार रिपीट पे देख लेना, नहीं आया समझ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, आपके स्क्रीन के सामने ये लिख रहा, देखो, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी क्या हो गया आपकी? 1000 जूल्स इन 10 सेकेंड। टाइम क्या हो गया? 10 सेकेंड। पावर क्या हो जाएगी? सिंपल, पावर विल बी इक्वल्स टू 1000 जूल विच इज एनर्जी गिवन बाय 10 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 100 वाट। दिस इज द पावर। चलो फिर लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो आप।